बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पनामा की जो कहानी चली थी 2018 में, वो आज ख़त्म हो गई है और उनके जो आखिरी केसेस थे हसन हुसैन के खिलाफ उनमें भी उन्हें बरी कर दिया गया। इससे पहले नवाज शरीफ बरी हुए, इससे पहले मरियम नवाज साहब बरी हुई और फिर कैप्टन सफदर भी इन केसेस से बरी हुए थे। और अब दोनों भाई हुसैन नवाज और हसन नवाज को भी इन केसेस में जो फ्लैगशिप रेफरेंस था, इवन फीड रेफरेंस था, उसमें आज बरी कर दिया गया है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खबर है। और पनामा केस की जो है, आप ड्राप सीन कह लें, उसका एंड कह लें, जो भी कहें, लेकिन आज जो है इन तमाम केसेस का खात्मा हो गया है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो IMF का वफद आया हुआ है और उनकी डिमांड जो है वो डूम और की जो है वो चल रही हैं। क्या पाकिस्तानी अवाम जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे कि इतनी भारी भरकम डिमांड के साथ जो एग्रीमेंट हो, क्या वो पाकिस्तानी अवाम के लिए किस हद तक मुफीद होगा, इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर कि चंद रोज़ पहले 16 मार्च को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका मीरन शाह में कुछ दहशत गर्दों ने हमारी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। और फिर इस ऑपरेशन के दौरान जो है हमारे 7 जवान, जिसमें कर्नल काशिफ शहीद भी हुए और कैप्टन बदर भी इस कार्रवाई में शहीद हुए। और फिर पाकिस्तान ने कल स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने बताया कि कल पाकिस्तान ने भी उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ये दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे थे इनसाइड अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन जो है वो आ रहा है, लेकिन पूरी कौम जो है मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के दिफा के लिए कौम जो है वो पाक फौज का साथ दे रही है। और जो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो पाकिस्तान के जो है वो साथ खड़ी है और पाक फौज के साथ खड़ी है। इस तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब, उनसे बात करेंगे। सर, शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। आज तो सबसे पहले बड़ी खबर आपके लिए हसन और हुसैन नवाज की बरियत की है। सर, पनामा केस जो है उसका आज ड्राफ्ट सीन हो गया, क्या कहेंगे? केसेस जो है वो 2018 में शुरू हुए, उससे पहले शुरू हो गए थे, फिर JIT बनी, हमने देखा, फिर साकिब निसार का जो था रवैया, या हमने ये भी देखा कि हिस्ट्री में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का कोई निगरान जज मुकर्रर किया गया हो कि वो सिर्फ मॉनिटर करे कि ये इन केसेस में सलाह होनी है। तो सर, क्या कहेंगे कि ये कितनी बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और PMLN के लिए? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मैं समझता हूँ कि ये जो आज का फ़ैसला है हसन और हुसैन के बारे में, इससे एक चैप्टर तो यकीनन क्लोज़ हो गया है। वो बाब जो पनामा के नाम से खुला था, और आपको पता है कि उसमें पाकिस्तानियों के कोई 500 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम आए थे। हमें नहीं पता कि उन 500 के हवाले से क्या बातचीत हुई, कोई मुकदमा चला नहीं चला। एक फ़र्द को चुना गया, उस फ़र्द को जिसका नाम ही नहीं था पनामा के अंदर, और उसको उसमें घुसेड़ा गया। और उसके बाद फिर जो कार्रवाई हुई, फिर JIT बनती है, उसके अंदर कैसे कैसे लोग आते हैं, फिर किस तरह व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए मतलूबा लोगों को इकट्ठा किया जाता है, एक बेंच बनता है, फिर JIT को मॉनिटर करने के लिए एक 6 रुकनी बेंच बनता है, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग जज जो आपने हवाला दिया वो बनता है। 6 महीने के अंदर अंदर फैसला। एक बड़ी ही अफसोसनाक कहानी सीरियल है कोई। इंसाफ का कत्ल किया गया। इंसाफ को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोई 44 साल पुराने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का फैसला तो नहीं है, अब हम उसको फ़ैसला कैसे करार दे दें? फ़ैसला तो जो होना था हो गया, उसके असरात और नताइज भी भुगत लिए ख़ानदान ने भी, भुट्टो साहब ने भी। लेकिन ये है कि आज वो कहते हैं जी कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, गलती तस्लीम की गई। मैं ये कहता हूँ कि आज जो आखिरी फ़ैसला हुआ है हसन और हुसैन का, क्या ये कोई देखेगा कि नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल मिला था? जी, इनकी तो फिर भी अपीलें हुई थी ना, भुट्टो साहब का भी केस अपील में लगा था ना, सुप्रीम कोर्ट तक चलता चलता गया था। जी जी। हमें तो सजाएं ही सुप्रीम कोर्ट से शुरू होती थी और वहीं ख़त्म हो जाती थी, ना कोई अपील है, ना कोई वकील है, ना कोई दलील है। तो ये बड़े अफसोसनाक चैप्टर था। अल्लाह करे कि ऐसी बातें ना हो। और फिर मैं एक और बात भी इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को वंस फॉर ऑल इस तरह के जो केसेस हैं ना, वो इकट्ठे कर लें। ऐसा ही है, जहाँ ना इंसाफियाँ हुई हैं, पूरा फुल बेंच बैठ जाए, और 44 साल पहले की बात अगर हो रही है तो 2-4 साल पहले की भी बात हम कर लें और कहें कि किस तरह इंसाफ का खून किया गया। बेटे से तुमने तनख्वाह नहीं ली, तुम वजीर आज़म भी नहीं रहे, तुम सियासत से भी नाबलद हो गए, तुम अपनी पार्टी की क़यादत भी नहीं कर सकते। यानी इससे ज़्यादा कोई मज़ा का खेज चीज़ हो सकती है, और इससे ज़्यादा बड़ा दाग धब्बा कोई अदलिया के चेहरे पे हो सकता है। इन धब्बों को अब धुलने का वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है धुलना चाहिए।
ऐसा ही है। तो सर बताइएगा कि जैसे आपने फरमाया कि नवाज शरीफ का जो केस है वो भी उस पर भी कोई ट्रिब्यूनल या कोई बेंच बैठना चाहिए कि अगर 2-4 साल पहले, अगर 44 साल पहले का फैसला होता है और जो है वो गलती तस्लीम की जाती है, तो इन केसेस में भी होना चाहिए। तो क्या PMLN जो है वो डिमांड आप कर भी रहे हैं, तो क्या बाकायदा कोई डिमांड की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि कोई जो गलती हुई है या जो गलत फैसले हुए हैं उनको दुरुस्त किया जाए? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि हुकूमती सतह पे कोई इस तरह की मूव होती है या नहीं होती है, लेकिन इंसाफ का तकाजा है ना। मेरा भी ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से, मैं भी ऐवान बाला का रुकन हूँ और मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि इस तरह के, न सिर्फ नवाज शरीफ, जी, इस तरह के जितने केसेस जहाँ वाज़े खुली नाइंसाफ़ियाँ नज़र आती हैं उनको इकट्ठा करे एक ही दफ़ा। काजी फायज ईसा साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक ही दफ़ा बैठें और कह दें जी कि ये हमारे, देखें ना, भुट्टो का केस अगर दाग था 44 साल पहले का, तो क्या ये 2017 का दाग नहीं है? बहुत बड़ा दाग है कि किस तरह सिसिलियन माफिया की गाली हो रही है, किस तरह गॉड फादर की गाली हो रही है, किस तरह डांटा जा रहा है, किस तरह एक जज बैठ के कहता है कि जी नवाज शरीफ को जाके बता दो कि अडयाला जेल में बड़ी गुंजाइश पड़ी हुई है, हम उसे डाल सकते हैं। ये स्टोरीज हैं। और फिर अफसोस की बात ये नहीं है कि नवाज शरीफ ने भुगता या उसके ख़ानदान ने भुगता या इन बच्चों ने भुगता जो अपने वतन नहीं आ सकते थे इतने अरसे तक। इस मुल्क ने भुगता, और इस मुल्क ने ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये वन ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स है जो आपने किया है नवाज शरीफ के साथ। वो दहशतगर्दी ख़त्म कर चुका था। वो ऑपरेशन ज़रबे अज़्म के बाद और रद्दुल फसाद के बाद ये मामला निपट गया था। वो IMF से आपकी जान छुड़ा चुका था। ऐसे ही है। वो आपको बिजली लोड शेडिंग से जान छुड़ा चुका था, सस्ती बिजली दे चुका था। आपने उसको धक्का दे के मुल्क को यहाँ पहुँचा दिया। आज फिर IMF की दहलीज पे हम खड़े हैं। आप अपने इंट्रो में जिक्र कर रहे थे, किससे पूछे हम, किससे दामन, किसका जाके गिरेबान पकड़ें कि भाई क्यों किया तुम लोगों ने ये? तो ये बड़ी अफसोसनाक कहानी है। पानामा की कहानी के अंदर से नवाज शरीफ के या उसके ख़ानदान के, उसके बच्चों के ख़िलाफ़ जुल्म सितम एक तरफ रख दे, 25 करोड़ इंसानों पे जो जुल्म सितम हो रहा है और मुसलसल हो रहा है, आज तक हो रहा है, जो नतायज हम भुगत रहे हैं। दहशत, अब देखें ना, हमारे हीरोज़ हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे फौजी अफसरान हैं, फौजी हमारे सिपाही हैं, माओं के बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, और अपने वतन के लिए वो खून दे रहे हैं। ये किसके सर है? ये उन्हीं लोगों के सर है जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाल के दहशतगर्दी को बुलाया, अंधेरों को बुलाया, IMF को बुलाया। उनसे पूछा जाना चाहिए, वो जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, अगर उनको सजाएं हम नहीं दे सकते, उनको खड़ा करके ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि तुमने ये क्यों किया मुल्क के साथ। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए सर, वाकई। तो सर ये जो IMF की जो डायलॉग चल रहे हैं, आपके इल्म में है कि उनका जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे है पाकिस्तान में, और जारी बात है IMF जो है वो उसकी शायद भी कड़ी होती हैं, और फिर उसका जो खमियाजा है वो कौम को भुगतना पड़ता है। मैं भुगतूँगा, आप भुगतेंगे, मेरा कैमरामैन भुगतेगा, आवाम भुगतेगी। तो जो IMF के साथ साथ डायलॉग हो रहे हैं, वो आप समझते हैं कि कौम तैयार रहे महंगाई की नई लहर के लिए? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, बिजली गैस की बिल हैं। देखें जी, ये तो जो अभी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये उन आफ्टर इफ़ेक्ट्स में है जो नवाज शरीफ को निकाल के इस मुल्क का, इस कौम का मुकद्दर बनाए गए। यानी आपको वो दिन याद है ना जब नवाज शरीफ ने कहा था कि बाय बाय, खुदा हाफिज़, अलविदा IMF। ऐसे ही। और IMF की स्टेटमेंट आ गई थी कि अब शायद पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जवाल आया मईशत को। 6+ पे वो छोड़ के गया था, उसको जवाल आया। महंगाई की शरह जो 3% पे छोड़ गया था वो 22% पे गई। आज हम हर चीज़ भुगत रहे हैं ना। इसलिए IMF की शराइत को मानना, जिस हद तक हम रेजिस्ट कर सकते हैं करेंगे, लेकिन मानना हमारी मजबूरी है, हमारा ऑप्शन नहीं है। यानी कोई हुकूमत चाहे कितनी ही गई गुजरी हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि आप पे ज़द पड़े, गरीब पे ज़द पड़े, बिजली महंगी हो, अशियाए ज़रूरत की कीमतें बढ़ जाएं। जब वो ये ऐसा करने पे मजबूर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि कारोबार ममलकत चलाने के लिए और कोई चाराकार नहीं है हमारे पास। लिहाजा ये चीज़ें शायद कम अरसे के लिए हों, साल के लिए हों, 1.5 साल के लिए हों, लेकिन मुश्किलात होंगी। कल नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है कि आखिर कब तक हम ये बिजली और गैस और ये कीमतें जो है 80-80, 90-90 हज़ार आप गैस के बिल आ रहे हैं, एक आदमी कैसे भुगते इन चीज़ों को? तो ये मुश्किलात हैं।
लेकिन ये मुश्किलात उन लोगों ने हम पे मुसल्लत की हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला था। ये सारी कहानी पानामा से शुरू होती है और आज तक चली आती है। लेकिन बहरहाल मुश्किलात के दिन हैं, कौमें मुश्किलात से गुज़रती हैं, मुसीबत के दिन आते हैं। हमें तवक्को है कि ये हुकूमत अगर स्टेबल रहती है और इत्तेहादी जमातें मिलजुल के कोशिश करती हैं तो चंद महीनों बाद, ना सही साल डेढ़ साल बाद, ये मुश्किलात इंशाल्लाह कम हो जाएंगी। चलें, अल्लाह करे कि ये मुश्किलात कम हो और IMF के साथ सूरत हाल जो है बेहतर बने। मुझे सर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सिद्दीकी साहब, आप फरमा रहे थे कि स्टेबिलिटी जो है बड़ी ज़रूरी है IMF से छुटकारा के लिए और माशी सूरत हाल के लिए। तो जो आपका कोलेशन है आपकी हुकूमत के साथ, तो खड़ी है पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। शायद इसलिए कि जो माशी सूरत हाल है उसका बोझ जो है उठाने के लिए तैयार नहीं, या जो भी सूरत हाल है। तो ये स्टेबिलिटी किस हद तक आप समझते हैं कि बरकरार रहेगी? ज़ाहिर बात है स्टेबिलिटी होगी तो फिर IMF के साथ आप बात करेंगे या पब्लिक के साथ बात करेंगे, बाकी लोगों के साथ बात करेंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब एक जमात इतनी अक्सरियत लेके आती है कि वो अपनी हुकूमत बना ले, तो फिर उसे अपना एजेंडा नाफिज करने में, अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाने में, अपने मंशूर पे अमल करने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन जब कोई भी जमात अक्सरियत लेके नहीं आती, जैसा कि इस 2024 के इलेक्शन के बाद सामने आया, तो फिर इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ता है, फिर बड़े मकासद को देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर पहला बड़ा मकसद ये था कि इस असम्बली को बचाया जाए। अगर कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती तो असम्बली टूट जानी थी। फिर इलेक्शन में हमने जाना था, नहीं जाना था, क्या होना था, अनसर्टेनिटी का एक और तवील दौर शुरू हो जाना था। सो हमने वो मकसद हासिल किया, हुकूमत को बचाया, पार्लियामेंट को बचाया, एक हुकूमत बनी, वज़ीर आज़म को वोट दिया पीपल्स पार्टी ने और इत्तेहादी जमातों ने, हमने सदर ममलकत को वोट दिया, स्पीकर को उन्होंने वोट दिया। तो ये निज़ाम अब मिलजुल के चलेगा। हम एक कश्ती पे सवार हैं, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हैं या वजारतें हैं उनकी या नहीं हैं, उनके और हमारे मफादात साझे हैं, हमारी मंजिल एक है। दोनों डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स रखने वाली बड़ी जमातें हैं और दोनों ये चाहती हैं कि मुल्क को इस आशोब से निकालें। दोनों के स्टेक्स हैं इस निज़ाम के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये वो कंपल्शंस हैं जो दोनों को इकट्ठा रखेंगी और दोनों वसी तर मुल्की मफाद को देखते हुए इंशाल्लाह ये कोलिशन जो है, मेरा ख्याल है एक बड़ी अच्छी कामयाब तजर्बा रहेगा। ठीक है सर। नवाज शरीफ साहब, आपने पहले भी फरमाया कि वो भी परेशान है कि ये बिजली और गैस की बिल कब तक जो है वो अवाम बर्दाश्त करेगी, कब तक जो है। तो सर नवाज शरीफ साहब का रोल क्या है अब पॉलिटिक्स में? वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरबराह हैं, कायद हैं आपके। तो जो रोल है नवाज शरीफ साहब का, क्या वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, पाकिस्तान में रह के अपना रोल प्ले करते रहेंगे, या उनकी वापसी की भी खबरें हो रही हैं कि वो वापस जा रहे हैं? शायद कोई वापस नहीं जा रहे, वो पाकिस्तान के अंदर हैं। जिस तरह आप प्रोग्राम बना के दुबई जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं, पेरिस जा सकते हैं, मियाँ साहब का जब जी चाहेगा वो जाएंगे बाहर, लेकिन ये कि वो वहाँ जाके ठहरेंगे या वहाँ रहेंगे या वहाँ सेटल होने की कोशिश करेंगे, ये मेरा ख्याल है सब अफवाहों के और गलत फहमियाँ फैलाने के और कुछ नहीं है। वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह, मैं जानता हूँ उनको कि वो एक एक दिन जो जलावतनी का गुजारते थे, चाहे वो जद्दा में था, चाहे वो लंदन में था, तो वो कितनी मुश्किल में थे। वो सरतापा एक पाकिस्तानी शख्स हैं, पाकिस्तानी शख्सियतें, पाकिस्तान की मट्टी में घुली हुई शख्सियत है इनकी। वो तो अपने घर से और पाकिस्तान से बाहर सांस लेना जो है बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। वो यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। पार्टी के कायद हैं, पार्टी के तमाम बड़े फैसले उनकी मर्जी से होते हैं, उनकी अंगूठे के बगैर और उनकी नाड के बगैर, उनकी हाँ के बगैर कोई फैसला नहीं होता। ठीक है। पार्टी के अंदर जो एक राय अब उभर रही है और सीरियसली डिस्कस हो रही है, वो ये है कि मियाँ साहब को सदारत का मनसब संभाल लेना चाहिए। जो उन्होंने मजबूरी के तौर पे जी जब फैसले आए थे जी आप सदर नहीं रह सकते, आप ये नहीं कर सकते, तो वो शाहबाज साहब के हैंड ओवर हुआ। तो इससे पहले भी ये आजमाइश आई थी। उस वक्त हमने जावेद हाशमी साहब जो थे उनको सदर बनाया गया था। तो अगर ऐसा हो जाता है और पार्टी की राय जो है वो मियाँ साहब तस्लीम करते हैं और सदारत उनके पास चली जाती है, तो उनकी एक्टिविटीज़ थोड़ी और ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त भी वो जमात के मामलात हों, हुकूमत के मामलात हों, कोलेशन के मामलात हों, पंजाब के मामलात हों, वो पूरी तरह एक्टिव हैं। सही है सर। एक और सूरत हाल अभी जो है वो सामने आ रही है। आपने देखा कि शुमाली वज़ीरिस्तान में, जैसे कि मैंने पहले बताया
कि 16 मार्च को अटैक होता है मीरन शाह चेक पोस्ट पर, उसमें हमारे जवान शहीद होते हैं, उसमें कर्नल काशिफ, कैप्टन बदर जो है वो शहीद होते हैं। फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जारी बात है उन तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासल भी किया। और फिर जहाँ से ये लोग ऑपरेट हो रहे थे, कल स्पोक्स पर्सन की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है स्टेटमेंट आई सामने, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो हमने एयर स्ट्राइक की वहाँ पर और टारगेटेड कार्रवाई की गई, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ, और जो जहाँ से ये ऑपरेट हो रहे थे वहाँ उन ठिकानों को निशाना बनाया गया और कई दहशतगर्द वहाँ पे मारे गए। तो इस सारी सूरत में पहले कर्नल काशिफ के मुतल्लिक जो है वो जो शहीद हैं और उनकी शहदा का मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया पर, तहरीक इंसाफ और इससे जुड़े हुए कई ऐसे अकाउंट से बेनामी उनकी तरफ से, अल्दो उन्होंने कहा जी कि नहीं हम तो मजम्मत करते हैं, पहले करते हैं फिर बाद में मजम्मत करते हैं। तो इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं कि एक वो जवान जो बॉर्डर पे शहीद हो रहा है, आपने फरमाया कि हमारे जवान जो है वो अपना खून दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, तो उनकी फैमिली पर क्या क्या गुजरती है सर, कि बजाय उनका साथ देने के आप उनका मजाक उड़ाएं? देखें बलोच साहब, ये तो बड़ी ही मैं समझता हूँ कि कम नसीबी है इस मुल्क की कि ऐसे अनासर यहाँ मौजूद हैं जो बुनियादी कौमी और मुल्की और दिफाई मामलात को भी अपनी सियासत की ऐनक से देखते हैं। और सियासत इस तरह परवान नहीं चढ़ती, सियासत डूबती है इस तरह से। हो सकता है कि आप चंद लोगों को खुश कर लें, लेकिन अगर आप मुसल्लह अफवाज को के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काते हैं, आपने उन्हें मीर जाफ़र कहा, आपने उन्हें मीर सादक कहा, आपने उन्हें पता नहीं क्या कहा, आपने उन्हें जानवर करार दिया, अब आप शहीदों का मजाक उड़ाते हैं। 9 मई को आपने शहीदों के जो मुजस्मे थे उनकी तोड़ फोड़ की, उनकी यादगारों की तोड़ फोड़ की। आप क्या हैं? क्या आप पाकिस्तानी हैं? अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपके सीने में पाकिस्तानी का दिल क्यों नहीं है? आपकी खोपड़ी में पाकिस्तानी की सोच क्यों नहीं है? ये सोच तो भारत की होनी चाहिए ना कि हमारे शहीदों का मजाक, हमारे दुश्मनों की होनी चाहिए ना कि हमारे शहीदों के मुजस्मे तोड़े, हमारी दफाई तनसीबात पे हमले करे। आप क्यों कर रहे हैं? और फिर IMF की बात अभी हम कर रहे थे, ये IMF के हेडक्वार्टर के सामने जाके खड़े हो गए जी कि पाकिस्तान को पैसे ना दो या देने हैं तो ये शर्तें लगाओ और ये शर्तें। ऐसा कभी हुआ है आपकी हिस्ट्री में? मैंने तो नहीं देखा। हम अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े हादसे हुए हैं। भुट्टो साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया है कि वो जाए और दुनिया के सामने बेनज़ीर शहीद हो गई। मियाँ साहब पे कितनी उफ्ताद आई। हमने तो कोई ख़त नहीं लिखे IMF को कि पाकिस्तान को, यार पाकिस्तान को मदद देना 25 करोड़ इंसानों की मदद करना है। इन 25 करोड़ इंसानों से आपका कोई रिश्ता नहीं है। आप कहते हैं जी हमारे साथ हैं, हमारे वोटर हैं, हमें वोट दिया है इन्होंने। तो चलो तुम्हें वोट दिया है अगर, तो तुम्हारे सीने में भी तो दिल होना चाहिए कि इनसे हमदर्दी करो और IMF से कहो जी कि ये हमारा दाखिली मसला है, जी। कोई लेना देना नहीं है सियासत से, पाकिस्तान की मदद करें आप जितनी हो सकती है। वर्ल्ड बैंक से कहें, फिर आपका पता चलेगा कि आप एक सियासी जमात हैं, आप एक कौमी जमात हैं, आप एक दिल और दर्द रखने वाली जमात हैं। आप तो पत्थर के इंसान हैं। तो जो शहीदों को बुरा भला कहते हैं, और ये मसला भी इन्होंने बिगाड़ा है। मैंने कहा ना कि दहशतगर्दी को बड़ी हद तक हमने ख़त्म कर दिया था। 2021 के लगभग इन्होंने 50,000 के लगभग वहाँ से लोग जो थे उनको इम्पोर्ट किया TTP के लोग जी के इनके, और किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं किए। किसी, मैं सेनेट में था, मैंने वहाँ भी खड़े होकर पूछा था भाई किससे बात तो करो ना, मिलजुल के एक फैसला करो ना। हमने फैसले किए थे, मैं उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा था, मैं बहुत सी चीज़ों का गवाह हूँ, लेकिन वो फैसला किस तरह हुआ था? हम सारी जमातों को हमने बुलाया, हमने फैसला किया हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इमरान खान अपोजिशन लीडर के तौर पे खड़े थे जब मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म के तौर पर कमेटी का ऐलान किया और सबसे ज़्यादा डेस्क उन्होंने बजाए। ठीक है, मिलजुल के फैसला किया। इस फैसले का किसी को नहीं पता, हो सकता है बाजवा साहब हों या हो सकता है कोई और उनके साथ मिला हुआ हो। कौमी फैसला नहीं था ये, आपने उनको ला के आबाद किया, अब हमें उन्हें वापस भेजना पड़ रहा है। ऐसे ही। तो मैं जिस तरह ये कहता हूँ ना जी कि पानामा को आप छोड़ दें, आप इन चीज़ों को तो देखें ना, इन लोगों ने क्या क्या कुछ किया है। आज बैठे हुए अपने अपने घरों में सगार फूक रहे हैं। सर वो तो कहते हैं कि हमारे 3.5-4 साल दौर में महंगाई कंट्रोल थी, इन्वेस्टमेंट आ रही थी। तो हम 2.5-3 पे छोड़ के गए थे बलोच साहब, जो 18-20 पे चले गए, ये उसी के गिर्द फिर रही है, आज तक वही है, उससे नीचे आ नहीं सकी। इनसे पूछे ना कि कहाँ थी महंगाई जब हम आए थे? हमने बिजली के रेट क्या दिए थे इनको? हमने गैस के रेट क्या छोड़ के गए थे? हम 2 या 2.5 या 3% से ज़्यादा बढ़ने नहीं दी। हम डॉलर कहाँ छोड़ के गए थे? पूछे इनसे।
तो सर ये जो माहौल पैदा हो रहा है, ज़ाहिर बात है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो कोई वे फॉरवर्ड है कोई कि इन्हें तमाम सियासी जमातें मिल के बैठें और कौम की बात करें, पाकिस्तान की बात करें? देखें जी, रेटरिक की हद तक सियासत की बात करें तो हाँ जी ऐसा होना चाहिए जी। लेकिन प्रैक्टिकल जो हमारे ज़मीनी हालात हैं उनका अगर आप नक्शा सामने रखें तो ये नहीं हो सकता। इसलिए कि आपकी सियासत के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आ गया है जो बात पे यकीन ही नहीं रख। देखिए ना, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं तो आप हाथ निकालेंगे तो हाथ मिलाएंगे, अगर आप हाथ जेब में डाले रखेंगे तो मेरा हाथ यहाँ फजा में लटका रहेगा। पिछले 26 साल की हिस्ट्री है इनकी, पीटीआई की। 26 साल के अंदर इन्होंने अफाम तफहीम का, मिलजुल के बैठने का, मुज़ाकरात करने का, मामलात हल करने का, एक दूसरे का एहतराम करने का, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का, पार्लियामेंट्री वैल्यूज़ का कभी ख्याल नहीं रखा। सिर्फ जलाओ, गहराओ, लॉन्ग मार्च, तोड़ फोड़, गाली, इल्ज़ाम, दुश्मन। किससे बात करें? यानी जो लोग इतनी उनको अब वो लफ्ज़ में नहीं बोलना चाहता, इतना एहसास नहीं है उनको कि वो जाके IMF के हेडक्वार्टर के सामने पाकिस्तान की इमदाद रोकने के लिए खड़े हो सकते हैं और उनकी आंखों में हया नहीं आती, जो अपने शहीदों को गाली दे सकते हैं और उनकी आंखों में कोई हया नहीं आती। उनसे क्या बात करें हम और कैसे बात करें? इसलिए अमलन मुझे कोई इम्कान नजर। हाल यही है जो आप कह रहे हैं कि मिल बैठना चाहिए, लेकिन मैं भी कह दूंगा मिल बैठना चाहिए। किससे मिल बैठे? जो हाथ मिलाने पे तैयार नहीं है, जो बात करने पे तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं जी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। जिस दिन हम इनके साथ बैठ के और हमने कहा ये चोर और डाकू नहीं है, हमारी सियासत खत्म हो जाती है। उन्हें अपनी सियासत अजीज है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। इनका कहना है कि जारी बात है, डायलॉग तभी होते हैं जो अगला बंदा भी हाथ मिलाने को तैयार हो, तभी बात होती है। और हल भी यही है कि तमाम सियासी जमातें बैठेंगी तो बात होगी। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो है उसके जो फैसले हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद का जो पार्लियामेंट के अंदर चीज़ें चल रही हैं उसमें क्या रोल प्ले हो सकता है मज़ीद, या जो स्पेशल सीट्स का मामला था उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो कोर्ट जा रही है और अदलिया से जो है वो इंसाफ भी मांग रही है। डेरा जेल की मुलाकातें भी हैं, उस वजह से बात करेंगे। शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। शुएब साहब बताइएगा सर, ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो आपका इत्तेहाद है या आप लोग जो जम हुए आप लोग ज्वाइन किया है, उससे मुतल्लिक बड़ी खबरें आ रही हैं कि फ़ैसला दुरुस्त था, नहीं दुरुस्त था, उसका फ़ायदा हुआ, नहीं फ़ायदा हुआ, तो कहाँ पे बात चल रही है सर? लेकिन ये इशू ही नहीं है, ये सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। हमारे कुछ दोस्तों ने इसको छेड़ दिया खामखा में। ये दैट वाज नॉट द सब्जेक्ट मैटर। हालांकि इस मौके पे तो हमें इत्तेहाद की जरूरत थी। हमें अपनी तोपों का रुख उस तरफ करना चाहिए था कि जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, जिन्होंने सबसे पहले हमारे से बल्ले का निशान छीन लिया। मुझे बताएं, अगर हमसे बल्ले का निशान छीना ना गया होता तो हमें कौन सी रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती थी। ANP को 20,000 का जुर्माना लगा के कहा आप 6 महीने बाद इलेक्शन करा के ले आओ। हमने इलेक्शन कमीशन की निगरानी में इलेक्शन कराए और उनकी हिदायत के मुताबिक हमें कहा जी आपका इलेक्शन मुनासिब तरीके से नहीं हुआ। भाई मुनासिब नहीं हुआ तो लेकिन पार्टी को आप कैसे, बैन नहीं है, डिसबैंड नहीं हुई, डिसॉल्व नहीं हुई, आप उससे निशान कैसे छीन सकते हैं? ये जुल्म किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कमीशन से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा था, ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का तो फैसला आपका था। आपके पास ऑप्शन थी कि आप MWM को ज्वाइन कर लेते या बल्लेबाज को ज्वाइन आपने किया था पहले, तो ऑप्शन थी आपके पास। मेरे जावेद भाई, मेरी बात मुकम्मल हो चुकी होती तो आपको इसका जवाब मिल जाता। जी जी, आप प्लीज करें। चील के साथ बताता हूँ ना। तो इसके साथ जो कुछ हुआ ये इस तरह हुआ कि हमसे बल्ले का निशान छीना गया। उस वक्त तक जिस वक्त हमने कागज जमा कराए हमारे पास PTI का कैंडिडेचर मौजूद थी, लेकिन जिस दिन हमने बल्लेबाज का, फिर उसके बाद हमने बल्लेबाज का जब कराया उस वक्त तक तो सुन्नी इत्तेहाद का नहीं था। हमने जब बल्लेबाज का कराया तो ना सिर्फ ये कि आधे घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया कि इनकी सीटें टिकट एक्सेप्ट ना की जाएं, और उसके बाद क्या किया कि रात को ही, उसी दिन रात को हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आ गया। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आपने देखा कि उसको, जो बल्लेबाज का जो सरबराह था नजरियाती का, उसको उठा लिया गया। उसको तशद्दुद में के निशान उसके चेहरे से वाजे थे और उसके बाद उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। हालांकि उसके ओरिजिनल दस्तखत, सारा कुछ टिकट्स, एग्रीमेंट सारा कुछ मौजूद है।
अच्छा, उस सब कुछ के बाद देखे ना, हम फिर भी जीत गए, हमारे पास 180 सीटें थी, इर्रेस्पेक्टिव हमें सीटें रिजर्व के बारे में क्या फैसला आना है, हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा थी। मगर इस सब कुछ को एक फॉर्म 47 के जरिए फोर्जरी करके तब्दील कर वैसे दिया गया। अभी जब ये 180 का फोर्जरी फैसला हो होना गई, बाकी है सर, है शोएब अच्छा भाई? जब 180 का देखे फैसला ना, कौन करेगा? देखें 180 का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है या अब कोर्ट करेगी। तो फिर इलेक्शन हमारे कमीशन पास माने ना सर। देखें रिजल्ट, इलेक्शन फैसला किसने करना है? जिनके हाथों में, जिन्होंने फैसला करना है, अगर वो जराइम की आमाजगाह बन जाएं, अगर वो मुजरिम बन जाएं, अगर वो करप्शन करने में शामिल हो जाएं। देखिए रिटर्निंग ऑफिसर्स का क्या काम था, वो सिर्फ कंसोलिडेट करता उस रिजल्ट को जो फॉर्म 45 की सूरत में हमारे पास आया, उसको कंसोलिडेट करने के बजाय उसने उसकी टेम्परिंग कर दी। वो आपने देखा है कि हर एक के पास, मेरे पास भी, मैं खुद जीता हुआ हूँ यहाँ इसी कंस्टिट्यूंसी से 1,05,000 वोट लेके, जो 50,000 भी जिससे वोट नहीं लिए उसको उठा करके मैंने बना दिया। इसी तरह तीनों सीटें हैं, पंजाब है, पूरे पाकिस्तान, कराची है, हर एक जगह से हम जीते हैं। अच्छा, इस सब कुछ के बाद भी आप मुझे देखेंगे कि इसमें ये पार्टीज का एक राइट होता है, जिसकी एक मिसाल हमारे पास मौजूद है बाप पार्टी की सूरत में। इन्होंने जिससे ना कभी इलेक्शन लड़ा, ये आइन का आर्टिकल 51 देता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। आइन का आर्टिकल 51 बड़ा वाज़ेह है कि जो प्रोपोर्शनेट शेयर होगा जनरल सीटें में, जो भी कोई पार्टी जीत के आएगी और 3 दिन के अंदर अंदर अगर वो कोई पार्टी भी ज्वाइन कर लेगी, तो उनका हक होगा, जो इंडिपेंडेंट होंगे जिस पार्टी में चले जाएंगे उनको भी वो शेयर मिलेगा, और उस शेयर के हिसाब से, उसी तनासब के हिसाब से पार्टी की तकसीम हो जाएगी। वो तो सर फैसला आ गया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, अभी नहीं पहुंचा हमारे तक। अगर वो आएगा तो फौरी तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी हम चैलेंज करेंगे। मगर बात यह है कि ये कोई आईनी कानूनी शक नहीं है कि जिसके अंदर ये मेंशन हो कि जनाब ये किसी और पार्टी को, जिसका जो अपना शेयर ले चुकी हो, उसको गिफ्ट या खैरात की सूरत में उठा कर दे दें। ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती की बजाय और आइन और कानून की पामाली करके मेरा ख्याल है हमारे इदारों को खुशी होती है। तो जो जिस तरह से हमारे साथ ट्रीट किया गया, ये है असल सवाल। ये नहीं है कि हमने तो भाई लीगल शेल्टर दिया है। सवाल तो फिर बता दें सर शोएब भाई, सवाल वहीं पे जाके टिकता है कि जब ये बातें हो रही हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मतलब चीज़ें आ रही हैं सामने, तो फिर सवाल तो यही बनता है ना कि ये फैसला किसका था? क्या ये फैसला खान साहब ने किया था, या ये फैसला जो है आपकी जो किचन कैबिनेट है, जो बाहर है, कोर कमेटी है, उनका फैसला था? ये फैसला किसका था वैसे बता दें आज, क्या उसमें कौन था वो? ये देखें, MWM का पहले फैसला किया, एक है प्री इलेक्शन, एक है पोस्ट इलेक्शन। जब हम जीत के आ गए, जब हमारे साथ जितनी भी सीटें ये फोर्जरी की है, खान साहब ने फैसला किया था MWM का। फिर कुछ दोस्तों को एतराज था और वो गए खान साहब को दोबारा मिले, उन्होंने रिव्यू करने की दरखास्त की और खान साहब ने फिर वो रिव्यू कर दिया कि ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाएं। और इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। देखें, हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला ये है कि हम फरिश्ते बन जाएं। हमने जमात इस्लामी से बात की, उसकी 2 सीटें थी, वो उनको एक ही रात को फारिग कर दिया। आपको पता है ना, जिस दिन हमारे उनसे मुज़ाकरात हुए, उनसे मुलाकात हो गई, कुछ हमारी एग्रीमेंट हो गई उनसे KP किया तक, उन्होंने वो 2 सीटें थी वो भी छीन ली। बात ये है कि जो मुख्तदर लोग हैं, हम MWM के साथ खड़े हों, हम सुन्नी इत्तेहाद के साथ खड़े हों, हम जमात इस्लामी के साथ खड़े हों या खुद खड़े हों, हमें उन्होंने सीटें नहीं देनी थी और वो बदनीयती थी उनको ना देना। आज भी हमारा हक है, वो हमें मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप खैरात बांट दो किसी। सर शोएब भाई, मुझे ये बता दें कि फैसला कौन कर रहा है आपकी पार्टी के अंदर? फैसला साथ कौन लोग हैं, किन के पास इख्तियार है कि वो फैसला करे? आप गौर अली खान साहब मिलते हैं, वो अलग आके बात करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं। असद कैसर साहब मिलते हैं, वो अलग बात करते हैं। जो मरवत साहब हैं वो मिलते हैं, वो अलग बात करते हैं। तो कहाँ कौम किसकी बात माने कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? देखें, पहले तो एक बात बता दूं कि हम 3 तर्जमान हैं, 5 तर्जमान हैं पार्टी के। ठीक है। गौहर साहब, उमर अयूब, मैं हूं शोएब शाहीन, शिबली फराज और रऊफ हसन। हमारे किसी भी गुफ्तगू के दरमियान नहीं आपको लगेगा कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हाँ, बाकी आप देखें, करोड़ों की तादाद में हमारे वर्कर्स हैं, हमारे MNAs हैं, हमारे MPAs हैं, हमारे यहाँ हर तरह का गुफ्तगू करने और ओपिनियन रखने वाला शख्स होता है। मगर ये कहना कि हमारे यहाँ जो है वो एक लड़ाई झगड़े का माहौल है या इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय हर पार्टी में होता है और वो होना चाहिए, बट फॉर द गुड पर्पस, लेकिन किसी अच्छे मकसद के लिए होना चाहिए। हम कोर कमेटी के मेंबर फैसला करते हैं और फाइनल अप्रूवल इमरान खान से लेते हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई शख्स अकेला खड़ा होकर कहे जी मैंने ये फैसला किया, उसका फैसले की कोई हैसियत नहीं है।
अच्छा सर, ये जो तहरीक इंसाफ का रियासत मुखालिफ बयानिया जो है अभी तक उसमें कोई कमी नहीं आई। सन 9 मई भी हो गया और फिर हमने देखा कि जो शुमाली वज़ीरिस्तान में कर्नल काशिफ शहीद हुए, बाकी हमारे जवान शहीद हुए, उनका मजाक उड़ाया गया। तो पहले भी ये मामला आया कि 9 मई के दौरान शोहदा की फैमिली जो है अब तक वो इस गम में है कि हमारे जो शहीद थे उनकी तौहीन की गई। और अब फिर जो है हमने देखा सोशल मीडिया पर कि कर्नल काशिफ और कैप्टन बदर के मुतल्लिक जो है वो चीज़ें सामने आई। तो तहरीक इंसाफ क्या पाक फ़ौज के साथ, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो लोग हम जाने दे रहे हैं बॉर्डर पर, उनके साथ खड़ी है वैसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ की आप स्टेटमेंट की बात कर रहे हो तो वो तो झूठ बोलते हैं, और वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। मैंने खुद सोशल मीडिया हमेशा झूठ बोलते हैं। जहां तक ताल्लुक है हमारी पार्टी का, मैंने खुद ट्वीट की है इन शुहदा के हक में। मेरी ट्वीट आप पढ़ लें, मैं आपको भेज देता हूँ। मैंने उसमें लिखा है अच्छी बात है कि भाई ये जो शहीद हैं ये हमारा असासा है और इनका लहू रायगान नहीं जाएगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये हमारे लिए जाने दे रहे हैं, हमारे मुल्क की खातिर दे रहे हैं। और इसी तरह हमारे सारे अली मोहम्मद खान और तमाम हमारी लीडरशिप ने, और बल्कि मेरा तो टाइम तय हुआ है कि शुहदा के घर में भी मैंने जाना है एक वफद लेके। ये तो है हमारा कंडक्ट। बाकी अगर देखें पब्लिक मार्केट कौन क्या कर रहा है, कोई किसी के ऊपर जिसका हमारे से ताल्लुक नहीं है वो उठाकर हमारे साथ थोप दिया जाए, ये इनकी पुरानी आदत और वतीरा है इस PMLN का। क्योंकि ये अपने जाली फॉर्म 47 को दुरुस्त करने के लिए हमारे और फौज के दरमियान डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ, फौज का वो एलिमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा जो सियासत में मुदाखलत करता है, हम सियासत में उनकी मुदाखलत के कायल नहीं है। उसके अलावा हमारा फौज ना हो हमारे मुल्क में तो हमारा मुल्क भी खुदा न खास्ता लीबिया और शाम बन जाए। हम क्यों फौज के मुखालिफ होंगे? और अपने शुहदा हमारे बच्चे हैं ना, किसके बच्चे हैं? हमारे मुल्क के बच्चे हैं, हमारे शहीद हैं, हमारे बरखुरदार हैं, हमारे बेटों की तरह हैं, और हमारा असासा है, कौम का असासा है, और जो अपनी जिंदगियां कुर्बान कर रहे हैं। तो लिहाजा ये तो पूरी कौम को साथ खड़ा होना चाहिए। और ये ख्वाजा आसिफ और ये तारड़ इतने बदबख्त हैं कि इनको इस मौके पे भी सियासत इनकी खत्म नहीं हो पा रही। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इनको सियासत करने के बजाय कौन अपने शुहदा के साथ खड़ा है। जारी बात है, ये फैसला कौम ने करना है और पाकिस्तान में देखेगा कि कौन कहाँ पे खड़ा है। लेकिन मुझे बताएं कि आज पनामा केसेस का हो गया सर, आज हसन हुसैन भी इन केसेस में बरी हो गए। तो जारी बात है ये इन केसेस में कुछ था नहीं तभी ये बरी हुए हैं, और पनामा GIT जैसे जिसने काम किया, तो क्या कहेंगे, पनामा एक गलती थी? जावेद बलोच साहब, मुझे ये बताएं, पहली बात तो है कि पनामा लीक्स मैंने, आपने या कोई पाकिस्तान में से तो हुई नहीं। वहां से इनके ऑफशोर कंपनियां निकली, वहां से पता चला कि इनके एवनफील्ड डिपार्टमेंट है, और सीना तान के नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा ये है वो रसीदें और जराए जो मैं पेश करूंगा। फिर हुसैन नवाज ने टीवी में आकर के, प्रोग्राम में आकर कहा कि जी हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी बेनिफिशियल ओनर जो है वो मरियम नवाज हैं। फिर मरियम नवाज पहले आकर कहती है कि मेरी पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बात तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। फिर वो खुद आकर मानती है। फिर उसके बाद आज तक कोई रसीदें नहीं दे सके ये। मुझे आप बताएं कि पिछले 30 साल से ये खानदान किस कैपेसिटी में वहां एवनफील्ड डिपार्टमेंट में रह रहा है? अगर ये हमारा करप्ट निज़ाम इंसाफ और कानून है तो उसके बेनिफिशरीज ये हैं, क्योंकि ये खुद करप्शन के बेताज बादशाह हैं, और करप्शन करके यहाँ चलें सर, शुएब शाहीन साहब, हमारा वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का। ये थे शुएब शाहीन साहब जो कह रहे थे कि हम जो पार्टी के अंदर फैसला करते हैं, ज़ाहिर बात है हतमी फैसला जो है वो बानी चेयरमैन का ही होता है। नाज़रीन, हमने बात की मुल्क की सूरत हाल पर, हमने बात की IMF की सूरत हाल पर, हमने बात की सियासत पर, और हमने बात की शुहदा पर। फ़ैसला आपने करना है कौन कहाँ पे खड़ा है और कौन शुहदा के साथ खड़ा है, कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये है फ़ैसला आपका। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।